का एक्सक्लूसिव में सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई हैं उर्मिला सनावर, जो कि अभिनेत्री भी हैं और सुरेश राठौड़ की कथित पत्नी भी हैं। अंकिता भंडारी केस जिस तरीके से इस पूरे प्रदेश में चला है और अब सीबीआई जांच की इसमें संस्तुति कर दी गई। उर्मिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगी। देखिए, सीबीआई की संस्तुति उत्तराखंड सरकार ने कर दी है, तो इस संस्तुति के बाद क्या मानती हैं? आपने जिस तरीके से इस मामले में अपनी आवाज उठाई या फिर जिन कॉल रिकॉर्डिंग्स का आपने जिक्र किया, उसी का ही ये परिणाम है। उत्तराखंड की जनता बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतरी और आज सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी। किस तरीके से पहले इस फैसले को आप देखती हैं? देखिए, सीबीआई जांच की तो पहले भी मांग की गई थी। मैंने आज सुबह मैंने न्यूज देखी है कि जो पहले एसआईटी बनी थी, तो एसआईटी ने पहले भी बोला था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, लेकिन उस समय नहीं हुई। तो और अब हुई है, हमारे माध्यम से हुई है, जनता के माध्यम से हुई। जनता भी इस विषय में कई बार मैंने देखा है कि इस आंदोलन में पहले भी उतरी है, इस तरह से अंकिता के लिए, न्याय के लिए। और अब हम माध्यम बने हैं इसके न्याय के लिए, और ये केस रीओपन हुआ है, सीबीआई जांच होगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी। और उसमें बहुत सारे जो मुखौटे हैं ना, जो लोगों के चेहरे पे लगे हुए हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो सफेद पोश नेता भी हो सकते हैं, बिजनेसमैन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, XYZ। बहुत सारे लोगों का जब ये नार्को टेस्ट होगा या कॉल डिटेलिंग्स निकलेंगी, तो वो सारे सबके सामने आ जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आधा अधूरा न्याय है, आप ये कह सकते हैं कि वो न्याय शायद पूरा होगा। उसमें माध्यम चाहे कोई भी बना, चाहे हम बने, चाहे महादेव बने या उत्तराखंड की जनता बनी, कुछ भी कह सकते हैं। जी उर्मिला जी, लगातार क्योंकि एसआईटी भी आपसे पूछताछ कर रही है, सुरेश राठौड़ भी पूछताछ कर रहे हैं, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा कि वो क्या पूछताछ कर रहे हैं, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वो एक अलग कानूनी मामला है। लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आपने जिस तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग सामने रखी, अब सीबीआई जांच की मांग जो की गई, इसलिए नहीं की गई कि वीआईपी था कि नहीं था, इसलिए करने की मांग की गई थी कि वीआईपी कौन था उसका पता लगाया जाए। क्योंकि ये बात जो पिछली कोर्ट जिसने उम्र कैद की सजा सुनाई, उसने भी माना था कि स्पेशल सर्विस, एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव था किसी को, लेकिन उस व्यक्ति का नाम ही एक तरीके से खारिज कर दिया गया। तो ये क्वेश्चन जो बड़ा मार्क था कि इसमें वीआईपी था या नहीं था, यह बहस का सवाल नहीं है, बल्कि वीआईपी कौन था, यह बहस का सवाल होना चाहिए। और सीबीआई क्या इस तरफ खुलासे कर पाएगी? आपको क्या लगता है? क्यों नहीं करेगी? देखिए, सीबीआई अगर वो क्यों नहीं कर पाएंगे, हमारा तो कानून के ऊपर विश्वास है। सबसे बड़ी सीबीआई जांच ही होती है, उससे ज्यादा अब क्या होगा। तो अब सीबीआई जांच के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर दे दिए हैं कि ठीक है, सीबीआई जांच बनती है तो आप सीबीआई जांच करा दीजिए। इस वजह से हमारी भी एसआईटी जांच कई घंटे चल रही, सुरेश राठौर की भी। तो कहीं ना कहीं एक कोई वीआईपी तो है, एक है या इससे ज्यादा है। मैंने सुबह और न्यूज देखी है कि अब मैं क्या बोलूं कि गट्टू भट्टू ये सब खुद ही अपना क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं कि जी मैं उस रात वहां था, मैं उस रात दिल्ली था, मैं इस रात वहां था। तो सब ये सीडीआर अपनी खुद का खुद निकाल के बैठे। तो वो सब सीबीआई का काम है कि कौन कहाँ था, कौन किस रात और किसके बात हुए। जैसे कि रेणु बिष्ट की उस रात किससे बात हुई बुलडोजर चलाने के लिए, या आरती गौड़ की किससे बात हुई, और सभी उसमें सबके कॉल डिटेल्स निकलेगी, जितने भी लोग हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि आज भी मैं ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं तो महादेव ने मुझे इतनी ताकत दी है कि मैं भिड़ गई सत्ता से। और कहीं ना कहीं अब उन लोगों के चेहरे, जो अभी आधा अधूरा न्याय हुआ है, वो पूरा न्याय होगा, जरूर होगा। जब सीबीआई तक बात पहुंचगी तो वो न्याय पूरा होगा। और मैं जनता को ये कहती हूँ कि जनता पेशेंस बनाए रखे, क्योंकि जनता ना बहुत जल्दी पेशेंस हो रही है। सपोज करो जैसे हम पहली एसआईटी जांच में थे, जिस दिन पहले दिन थे, हमारी उस दिन तबीयत खराब थी, तो हमने थोड़ा सा लो एंगल में, जब सर ने कहा कि एक वीडियो बना के डाल दो, पत्रकार महोदय सभी परेशान हो रहे हैं कि उर्मिला कहाँ गायब हो गई, तो लोगों ने कह दिया कि फिर गई, ये हो गया। इतनी जल्दी पेशेंस ना, अपने पेशेंस को ना खराब करे, अपने किसी के लिए एकदम नेगेटिव और पॉजिटिव ना बनाए। बहुत जल्दी लोग जज करने लगते हैं, आपने ये कहा। दूसरी चीज ये भी है कि हमने देखा कि आज एक उत्तराखंड बंद का ऐलान भी किया गया। इसका मिला जुला असर देखा गया, क्योंकि ऐलान पहले कर दिया गया था, उसके बाद मुख्यमंत्री साहब ने इसमें सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, तो कुछ लोगों ने इससे हाथ पीछे खींच लिए। लेकिन अभी भी चाहे वो विपक्षी संगठन हो, इन लोगों का ये कहना है कि मुख्यमंत्री ने सिफारिश जरूर की है, लेकिन जब तक जांच शुरू नहीं हो जाते, उसमें भी कंडीशन ये जोड़ी है कि भाई न्यायिक अभिरक्षा में, न्यायिक देखरेख में जांच करवाई जाए, सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में, क्योंकि उनको सीबीआई पे भी पूरी तरीके से भरोसा नहीं था कि हो सकता है कि केंद्र सरकार के अधीन सीबीआई बहुत बार इन्फ्लुएंस हुई है, तो इस मामले में भी ना हो। तो इस मामले में आपका क्या टेक है कि सिटिंग जज की देखरेख में होनी चाहिए या फिर सीबीआई अपने आप ही इसकी जांच करे? देखिए, वैसे तो मैं ये कहती हूँ कि जो अभी एफआईआर दर्ज हुई है अज्ञात वीआईपी के नाम, थोड़ा सा लेके हम उसमें ये कहेंगे, क्योंकि मैं कोई बिकाऊ नहीं हूँ, ना मैं यहाँ पे पार्टी की बात करूंगी। जो गलत है वो गलत है,
जो वो एफआईआर दर्ज हुई है उसके माँ बाप के नाम से होनी चाहिए थी, क्योंकि ना कि अन्य किसी के नाम से, है ना। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि उर्मिला के नाम से भी होनी चाहिए, उर्मिला को करानी चाहिए, क्योंकि उर्मिला ने ही सीबीआई जांच की है, शुरुआत करी है। तो हम ये कह रहे हैं कि ना उर्मिला के नाम से हो, ना किसी अन्य आंदोलनकारी के नाम से, वो जो एफआईआर दर्ज हो, वो एफआईआर जो दर्ज होनी थी वो उसके माँ बाप के नाम से होनी चाहिए थी, क्योंकि माँ बाप से बढ़ के कोई भला नहीं सोच सकता अपनी औलाद के बारे में, जो मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी को खोया है। मैं ये कहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं आदर करती हूँ, बहुत सम्मान करती हूँ कि उन्होंने मतलब उस पे ऑर्डर दिया है, सीबीआई जांच होगी, और जो भी उनके माँ बाप की मांग थी, क्योंकि एक जो माँ बाप है उन्होंने अपनी बेटी खोई है, 10 बार कोर्ट में जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। सपोज करो मैं भी हूँ, तो कई बार मैं भी, आदमी सोचता कि शूटिंग की व्यवस्था के चलते हुए ना इस चीज को इतना सीरियस ले सकते थे, शायद अदरवाइज कोई पर्सन नहीं ले सकता। जी, आपने कहा तो मैं उसका खंडन करती हूँ, बहस भी हो रही है कि जो एफआईआर दर्ज करवाई माँ बाप के नाम से होनी चाहिए थी। जी, पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी के नाम से वो एफआईआर दर्ज करवाई गई, मामला दर्ज करवाया गया। आपका भी कहना यही है, मैक्सिमम लोगों का यही कहना था कि उसके माता पिता के नाम से करवाया जाता तो ठीक होता, क्योंकि अनिल प्रकाश जोशी इस मामले में कहीं से भी पार्टी नहीं थे। 3 साल तक वो कहां थे, उन्होंने क्या किया, इस पर हर कोई चर्चा कर रहा है। अब ये तो 2 नाम सामने आए, एक अनिल प्रकाश जोशी और एक स्वामी दर्शन भारती, जो आपको लेकर के यहाँ आए। उनका ये दावा था, वहां यहां आकर के उन्होंने जो बयान दिया वो आपने सुना। तो इन 2 लोगों की एंट्री को इस पूरे मामले में आप किस तरह से देख रही हैं? देखिए, जो दर्शन भारती जी लेके आए, हमने उसका खंडन किया, उन बातों का जो उन्होंने वो दिया है, स्टेटमेंट दिया कि वो थोड़ा सा उनको होगा कि वो पुराने वाली रिकॉर्डिंग और वो सब जोड़ रहे हैं, और जो 48 मिनट वाली रिकॉर्डिंग है, वो रिकॉर्डिंग अलग है, वो रिकॉर्डिंग इससे है ही नहीं। उस रिकॉर्डिंग में अंकिता, रविदास स्पीच, बहुत सारी चीजें, मेरी फैमिली से रिलेशन, हमारे पति पत्नी के रिलेशन से संबंधित, के तुम और ज्वालापुर विधानसभा से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं, और जो वो रिकॉर्डिंग जो माननीय मुख्यमंत्री जी भी है और लोग भी सबके सब ये सब मिक्स कर रहे हैं, वो रिकॉर्डिंग अलग है, वो घर की डकैती की रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सुरेश और रही राठौर दर्शन भारती जी का, दर्शन भारती जी का क्या रोल है, उनका रोल इतना है कि हाँ, वो हमें लेके आए हैं दिल्ली से, ये बात सच है। दर्शन भारती जी हमसे कांटेक्ट किया, जैसे हमारा फोन ऑन हुआ तो उन्होंने तुरंत कांटेक्ट किया कि बेटा मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ। और उन्होंने, देखिए, उनके विषय हम दर्शन भारती जी के बारे में हम ये कहेंगे कि हम तो उनसे कभी व्यक्तिगत नहीं मिले थे, सिर्फ एक पहली बार हम पंजाब में मिले थे शूटिंग पे, और दूसरी बार फिर वो हमें दिल्ली मिले। लेकिन हाँ, उन्होंने जो विश्वास जताया कि मैं, तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है, तो अभी तक तो हम सुरक्षित है, बाकी आगे किसी की क्या प्लानिंग चल रही है हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या ऐसा नहीं लगता कि स्वामी दर्शन भारती आपको लेकर के आए, ठीक है, उन्होंने आपको कॉन्फिडेंस में लिया, लेकिन हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि ये काम तो सरकार का या फिर लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस प्रशासन का था, तो या तो भरोसा आपका था नहीं पुलिस प्रशासन पर, या फिर उन्होंने आपसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि आप लगातार मीडिया में भी लाइव आकर के न्यूज चैनल पर लाइव बैठ रही थी। तो पुलिस आपको लेके आती या फिर पुलिस आपको कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश करती, कम से कम आपको एश्योर करती कि हम निष्पक्ष तरीके से करें। पुलिस हमें कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकती थी अपने, मैं आज भी कह रही हूँ कि पुलिस मुझे अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले सकती थी। जब हमारे पुलिस के आला अधिकारी, में नाम नहीं खोलना चाहती, हमारी बात हो चुकी थी जब हम चंडीगढ़ थे, है ना, हमारी बात हो चुकी थी, तो हम जब भी हमने कहा था कि जब भी पूछताछ के लिए आना होगा तो आप हमें फोन कर देना, लेकिन फोन नहीं किया ना मुझे वारंट भेजे, ना मेरे फोन पे वारंट थे कि मेरे कोई वारंट जारी हुए हुए, मेरे तो कोई वारंट ही नहीं थे, वो वारंट नहीं आए मेरे पास, कोई पुलिस महकमे से कोई कॉल नहीं आया मेरे पास, और आप सीधा 4-5 गाड़ी लेके आप सीधे शूटिंग पे पहुंच गए। भाई मैं कौन सी ऐसी अपराधी हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ, मैं देशद्रोही हूँ क्या? इतनी बड़ी, मैंने तो ऐसे तो जितने सारे मुकदमे उसमें कोई ऐसी संगीन धारा है ही नहीं कि जिसमें तुम तुरंत गिरफ्तारी बनती हो। सब सुरेश राठौर के, उसकी बेटी के, उसके परिवार से रिलेटेड, और तुमको सब जो केस खत्म हो चुके थे उनको तुमने सबने लिए ओपन करा, तो मैं कैसे प्रशासन के ऊपर विश्वास कर लेती, बताइए ना जी। तो आपको पुलिस प्रशासन के ऊपर विश्वास नहीं था, इसलिए आप उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं? हाँ, मुझे नहीं था। दोगली बात करी है पुलिस प्रशासन ने हमारे साथ, दोगली बात करी थी। उधर बात कर रहे थे कि आप आइए, ये वो, जब रात को जिस भी हमारे अधिकारी से बात हुई है, और तुम अगले दिन सुबह तुम पुलिस भेज रहे हो, और पुलिस को सब फ्लैटों में ढूंढ रही है। हमने तो एक दिन पहले वो होटल शिफ्ट किया था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था कुछ उसमें, तो हमें व्हाइट हाउस में शिफ्ट कर दिया था चंडीगढ़ में। तो जैसे ही इन्होंने ढूंढा है, मेरी अभी कास्ट से बात हुई, इन्होंने कम से कम 15-20 फ्लैट ढूंढे वहां पर, सब में छापा मारा इन्होंने, बहुत सारे उसमें। फिर ये सेट पे गए गाड़ियां लेके, जो बोलते हैं ना, फिर सेट पे गए, वहां पे सेट पे जब सारी की सारी गाड़ियां गई, तो वहां तो भाई कलाकार तो बहुत सिंपल साधारण से लोग होते हैं, वो इतनी कंट्रोवर्सी में और इतने राजनीतिज्ञ नहीं होते कि वो सब डर गए भाई।
फिर हमें भागने का मौका मिल गया, हम भाग पड़े। और अगर हम ना भागते तो आज ना तो सीबीआई जांच होती, उर्मिला जेल के अंदर होती, और ये जो आंदोलन है वो मतलब बंद हो चुका होता। जी। अच्छा, अभी किस तरीके से सहयोग हो रहा है, क्योंकि आपने कहा उस वक्त आपको भरोसा नहीं था, तो अब आप जांच में सहयोग कर रही हैं, अब आपको भरोसा है। जो एविडेंस, जो सबूतों की बात हो रही थी, क्या आपने वो सबमिट पुलिस को दिए या कोर्ट में दिए, ये भी लोग जानना चाह रहे हैं कि कुछ रह गया, अभी बाकी है, कुछ बाकी है, अभी हम कोर्ट में नहीं गए, अभी हम कोर्ट में नहीं गए। जी, तो आप पूरा सहयोग कर रही हैं इसमें? मैं पूरा सहयोग कर रही हूँ बस। जी। अच्छा, सुरेश राठौड़ को लेकर के भी सवाल थे कि भाई वो कोर्ट चले गए पहले ही अपनी गिरफ्तारी पर रोक लगवाने के लिए, उसके बाद क्या वो भी वहां पर सहयोग उसी तरीके से कर रहे हैं जिस तरीके से आप कर रहे हैं जांच में? उनके तो पसीने पसीने छूट रहे हैं भाई, उन्हें तो बहुत चीजों के जवाब देने, उन्हें अपनी शादी का जवाब देना, उन्हें वीआईपी का जवाब देना, उन्हें रविदास पीठ का जवाब देना, उन्हें बहुत अच्छा जवाब देने। वो गाड़ी कहाँ चली गई जिसके ऊपर एफआईआर हुई 42 नंबर, हमने तो बताया कि भाई मैं पुलिस की सहायता करती हूँ, वो गाड़ी नेपाल है। जी। वो गाड़ी नेपाल पहुंचा दी सुरेश राठौर ने। भाई वो पैसे वाले आदमी था, वो पैसे के बल पे चारों एंटीसिपेटरी बेल लेके आ गए, हम पैसे वाले नहीं थे। हमारे तो 3 महीने के बाद 90 डेज के बाद पेमेंट आती है अगर हम कुछ भी कोई काम करते हैं। ठीक है कि हम जैसे भी है, बस चलो लोगों ने हमारा सहयोग किया। एक शिवानी जी हैं, वकील है, एडवोकेट है दिल्ली की, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, अभी भी कर रही है। जी। तो इस पूरे प्रकरण में आपने, क्योंकि लोगों की भूमिका भी देखी होगी, लोग, आपने जब ये पूरा मामला एक बार फिर से खोला तो लोग सड़कों पर बड़ी संख्या में आए, उनकी भूमिका को लेकर के क्या कहेंगी? एक बेटी के लिए इस तरीके से आना, और फिर इतना दबाव हुआ कि सरकार को 2 साल पहले की गई घोषणा भी पूरी करनी पड़ी। वो मेडिकल जो नर्सिंग कॉलेज है उसका नाम रख करके अंकिता के नाम पर, उसके बाद उसके माता पिता को भी बुलाया गया, पूछा गया आपको क्या चाहिए, जबकि वो पिछले 3 साल से यही कह रहे थे हमें सीबीआई चाहिए। लेकिन इतना दबाव जब बना, वो इसलिए बना कि जनता भी आपके साथ खड़ी हुई और सड़कों पर उतरी। तो जनता की भूमिका पर क्या कहें? पता क्यों खड़ी हुई? क्योंकि जब वो रिकॉर्डिंग सुनी जनता ने तो उसमें कहीं ना कहीं सबको पता था सत्यता है, ये एआई की रिकॉर्डिंग नहीं है, ये पति पत्नी की आपस में बातचीत है दोनों की। और वो तो पूरी रिकॉर्डिंग पूरी कैमरों के सामने सुनी, तो जनता को पता है कि ये सत्यता है। और ये जो सुरेश राठौर ने जो नाम बोला है, वीआईपी उस रात वो जा रहा था, ये वो गट्टू, तो वो सत्यता दिखाई दी। और सत्यता के बाद खाली अंकिता ही एक बेटी नहीं है जिसके लिए मतलब हम जनता को लड़ना है। पता नहीं ऐसी कितनी बेटी हैं जो सूटकेस में चली जाती हैं, या फ्रिज के अंदर पैकेट के अंदर चली जाती है। बहुत सारे इस तरह के अपराध हो रहे हैं, आप समझ सकते हैं ना बेटियों के साथ। मतलब बेटियों को कहाँ कहाँ से सुरक्षित करेंगे। और मैं जिस पार्टी से मैं बिलोंग करती हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी में यही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सर्वप्रथम हमें बेटी को सुरक्षित करने की आवश्यकता है। आप देखो ना कि हम कितने सुरक्षित थे, हम नए साल को मोदी जी के घर में रहे। देखो अब कल एक पत्रकार बंधु कह रहे कि मोदी जी के घर में आप कैसे रही वहां से भाग के। मैंने कह दिया हम मोदी जी के घर में रहे, उनके रैन बसेरे में रहे, बाहर मोदी जी के फोटो लग रहे थे बड़े बड़े, तो हम तो मोदी जी के घर में रहे वहां पे भी। बताओ, देखो मोदी जी का धन्यवाद अदा कर रही हूँ मैं अपने चैनल के माध्यम से कि मैं मोदी जी के घर में रही, रैन बसेरे में रही, एक एक्ट्रेस हो गए, इतनी पढ़ी लिखी होने के बाद हम मोदी जी के घर में रहे। जी। अच्छा, एक आखिरी चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में, जैसा आपने कहा कि जनता बहुत जल्दी पेशेंस भी खोती है, आपको जिस तरीके से कहा गया कई जगहों पर कि आपने कॉम्प्रोमाइज कर दिया एक तरीके से, यही बातें अंकिता के माँ बाप भी पिछले 3 सालों से झेल रहे हैं। उन्हें भी कभी किसी ने कहा कि भाई इन्होंने पैसे खा लिए हैं, ये अब कुछ चाह नहीं रहे हैं। फिर जब भी मुलाकात होती है तो इस तरह की बातें, उसकी माता बल्कि रो भी रही थी 2 दिन पहले, उसको किस तरीके से देखना एक परिवार के तौर पर? देखिए, जनता जनार्दन है, जनता ना क्या होता है कई बार मिसगाइड हो जाती है। और मैं तो ये कहती हूँ कि बहुत सारे इस तरह के जो पॉलिटिशियंस होते हैं जनता को किस तरह से बेवकूफ बना लेते हैं। अगर जनता को जो वादे करते हैं, चाहे उसमें मैं भी कभी भविष्य में पॉलिटिशियन बनूं, जो जनता से वादे करते हैं तो उन जनता के वादों पे खरा उतरना चाहिए। उस समय भी एसआईटी ने सीबीआई की मांग करी थी। क्यों करी थी एसआईटी ने सीबीआई की मांग? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ झोल था। और आज भी जब हमने पूरे की पूरे हमारी जांच हुई तो तब भी एसआईटी की रिपोर्ट तो गई होगी ना कि रिक्वायरमेंट है सीबीआई की इसमें। तो ये तो नहीं है कि खाली अंकिता भंडारी के माँ बाप ने कह दिया जी सीबीआई जांच करा दो और मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर कर दिया कि चलो ठीक है सीबीआई जांच। मेरे जांच हुई है, मेरे बयान हुए, सुरेश राठौर के हुए, तो कहीं ना कहीं जो झोल तो है कहानी के अंदर, जो चीजें निकल के नहीं आ रही है। मतलब आप ये बताओ कि अगर उसी समय सब चीजें हो जाती तो सारे जितने भी हत्यारे हैं सब बाहर घूम रहे हैं, वो सब आज फांसी पे लटके हुए होते, उम्र कैद काट रहे होते। और अब जिनको बचाया जा रहा है वो कोई बड़ा ही रसूख वाले आदमी होंगे।
तो आपको लगता है कि अभी भी इसमें ऐसी गुंजाइश संभावना है कि किसी को बचाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि नाम जो आपने लिए वो भी बड़े बड़े हैं, जो लोग सोच रहे हैं वो भी बड़े बड़े हैं, और जिस तरीके से इसमें ये एफआईआर दर्ज हुई है तीसरे आदमी के नाम से या फिर स्वामी दर्शन भारती की एंट्री, इन दो लोगों की एंट्री, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ किया जा सकता है, फिर से इसमें कोई झोल करने की कोशिश की जा सकती है जिससे कोई बच जाए? मैं इसमें क्या कह सकती हूँ। अब आपको देखो ना कि सत्ता, शासन, प्रशासन सब अभी रूलिंग पार्टी का ही है, और हम भी इसलिए भागे थे क्योंकि हम तो सीधा रूलिंग पार्टी से ही भिड़ गए थे अपने ही। लेकिन मैं रूलिंग पार्टी से नहीं भिड़ी। लोगों को कहना ये कि भारतीय जनता पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी में जो गंद है ना, ये मैं उनसे भिड़ी हूँ। मैंने कभी ये नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी गलत है। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, हिंदुत्व की विचारधारा वाली पार्टी है, या बेटियों के विचारधारा वाली पार्टी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे कि सड़कों पे ही लग रहे हैं, कोई वही लग रहा है, कोई बलात्कार कर रहा है, फिर उसके बाद वो बच रहा है। तो मैं तो ये कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से भी कि माननीय मोदी जी को इस तरह के लोगों की छटनी करनी चाहिए। ये सठिया चुके हैं लोग, इनको सठियाओं को इनको रिटायरमेंट देके इनको घर भेज देना चाहिए, और अब आगे की सत्ता युवाओं के हाथ में देना चाहिए। देश विदेश में देखो ना, युवा सारे सत्ता संभाल रहे हैं, और ये मतलब मैं तो ये कह रही हूँ कि ये सठिया चुके हैं, उसमें कोई भी है। और रही दर्शन भारती जी की, बस ये भूमिका रही कि हमको लाने में उनको नेचर बहुत पोलाइट रहा। कभी कभी किसी की बात समझ नहीं आती, क्योंकि पुलिस जो वर्दी होती है ना, वर्दी से सभी डरते हैं। मैं क्या, सभी डरते हैं, अच्छे डरते हैं। तो जब मैं यहाँ उत्तराखंड आई, जो भी है, लेकिन आला अधिकारियों का मैं नाम नहीं लूंगी, उन्होंने भी एक तरह से छोटी बहन की तरह हमें रखा है, बड़े प्यार से। उन्होंने बहुत फेवर में लिया, तभी जाके हमने बहुत सारी चीजें और भी एक्स्ट्रा चीजें हमने बताई उनको। इतनी सारी चीजें बताई कि पता नहीं हमने कहाँ तक की चीजें, कहाँ विदेश से रिलेटेड की, वहां बहुत सारी चीजें बताई हमने। और अभी बहुत सारी चीजें हैं जब हम सीबीआई बुलाएंगी हमको, हम और भी चीजें खुलासे करेंगे। फाइल एक नहीं, हमारे पास बहुत फाइल है जी, बहुत फाइलें आपके पास, और वो जब सीबीआई को जरूरत पड़ेगी तो उनके सामने भी उम्मीद करते हैं आप वो फाइलें खोलेंगे। जिस तरीके से आपने इस मुद्दे को पुनर्जीवित किया, बहुत बहुत शुक्रिया उर्मिला जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। ये थी अभिनेत्री उर्मिला सनावर, जिन्होंने इस पूरे मामले को पुनर्जीवित एक बार फिर से किया, अंकिता भंडारी हत्याकांड को। उस पर उनका सीबीआई जांच को लेकर के क्या कहना था, क्या टेक था, वो आपने सुना। वो किस तरीके से जांच में सहयोग कर रही है वो सुना, और इस मामले में जो 2 एंट्रियां हुई है, स्वामी दर्शन भारती हूं या फिर जो डॉक्टर नील प्रकाश जोशी जिनके नाम से एफआईआर हुई, उस पर भी उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है उर्मिला सनावर का कि अच्छा होता अगर वो एफआईआर या फिर वो मुकदमा दर्ज अंकिता के माता पिता की तरफ से करवाया जाता। इस मामले में उनसे जो भी सहयोग बन पा रहा है वो कर रही हैं, उनका यह दावा है। यह भी उनका दावा है कि जब सीबीआई भी बुलाएगी तो उनके पास भी वो तमाम साक्ष्य रखेंगे। तहलका एक्सक्लूसिव में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।